हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपोप्टोसिस। इसको कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ। देखिए, जितना जीवन के लिए सेल डिवीजन जरूरी है उतना ही उसका रेगुलेशन भी जरूरी है। बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स डेवलप हो जाती है जिनकी डेथ करना भी, जिनको किल करना बहुत ज़रूरी है। यदि ना हो तो वो फिर कुछ डिजीज कॉज कर सकती है। उसका बेस्ट एग्जांपल है कैंसर। कैंसर के केस में जो सेल डिवीजन है वो इरेगुलर हो जाता है और अबनॉर्मल हो जाता है, और उसके जो ब्रेक है यानी कि सेल डिवीजन को रोकने वाली जो ब्रेक्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और उस वजह से सेल डिवीजन होता रहता है और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जो अपोप्टोसिस जो है वो सेल डिवीजन का एक तरह से ब्रेक है और ये इसको रोकने का काम करता है। फुल्ली प्रोग्राम्ड होता है, और यदि इस प्रोग्रामिंग में कोई भी चेंज हो, कोई अल्ट्रेशन हो, तो फिर वो कैंसर या कुछ और अलग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अपोप्टोसिस जो वर्ड है इसका मतलब होता है फॉलिंग ऑफ लीव्स, जो हैं पत्तियों का जो गिरना है उसको कहते हैं। देखिए, अपोप्टोसिस अपने जो जनरल लाइफ में कहाँ कहाँ होता है हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में करीब 1 लाख कोशिकाएं पर सेकेंड प्रोड्यूस होती है, और करीब उतनी ही कोशिकाएं मार दी जाती है अपोप्टोसिस के थ्रू। अगर आप देखें कि लिम्ब जो होते हैं उनके बीच में भी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट मेसेंकाइमल सेल्स पाई जाती है, जो कि वेल डेवलप होने पर हट जाती है। वो कैसे हटती है? वो अपोप्टोसिस के थ्रू इन सेल्स को मार दिया जाता है। यदि आप देखें, टेडपोल लार्वा जो होता है फ्रॉग का, उसमें जो टेल होती है वो अडल्ट में नहीं होती है, तो वो कैसे गायब हुई? अपोप्टोसिस के थ्रू इन सेल्स को मार दिया जाता है और टेल गायब हो जाती है। एनिमल है सी एलिगेन, निमेटोडा की विशेषता होती है, उनके अंदर पाई जाती है यूटेली का मतलब उनके अंदर, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। तो सी एलिगेन के अंदर 1090 सोमेटिक सेल्स होती है, उसमें से 131 सेल्स को मार दिया जाता है अपोप्टोसिस के थ्रू। ये नॉर्मल फिनोमेना है सी एलिगेन के अंदर। यदि हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो एक शानदार सी चीज होती है कि हमें पता है कि XX वाला जो है वो फीमेल बनेगा अगर एम्ब्रियो की बात करें, और XY की बात करें तो वो एम्ब्रियो मेल के अंदर कन्वर्ट होगा। मेल और फीमेल में जब डेवलपमेंट होता है तो 2 तरह की स्ट्रक्चर बनती है। एक को कहते हैं मुलेरियन ट्यूब, एंड दूसरा वाला वोल्फियन डक्ट। जिस एम्ब्रियो में मुलेरियन ट्यूब डेवलप होती है वो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब बनेगा, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करेगा। और जो वोल्फियन डक्ट है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डेवलप होता है। एक बहुत अजीब सी बात, चाहे कॉम्बिनेशन XX हो या XY हो, एम्ब्रियो के अंदर, डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर ये दोनों ही संरचनाएं बनती है। इनिशियली ये दोनों संरचनाएं बनती है, लेकिन बाद में यदि XX कॉम्बिनेशन है यानी कि उसे फीमेल में कन्वर्ट होना है, तो ये जो मुलेरियन ट्यूब है ये डेवलप हो जाती है और वोल्फियन डक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है वाया अपोप्टोसिस। यदि XY कॉम्बिनेशन होगा तो वोल्फियन डक्ट को डेवलप किया जाएगा और मुलेरियन ट्यूब को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा अपोप्टोसिस के थ्रू। तो ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। कुछ और एग्जांपल अगर देखें हम, तो अर्ली डेवलपमेंट के दौरान जो न्यूरॉन्स हैं बॉडी में, जो नर्वस सिस्टम है, उनकी नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जिन न्यूरॉन्स की आपस में सिनेप्स जो बनने की क्रिया है वो सही हो जाती है, वो सर्वाइव करते हैं, और एक्स्ट्रा जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको भी अपोप्टोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। करीब 50% के आसपास न्यूरॉन्स है उनको मार दिया जाता है।
बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है इसको बनाने के लिए भी, रेगुलेट करने के लिए भी अपोप्टोसिस जो है वो जरूरी है। कैसे? यदि हम बात करें इम्यूनोलॉजिकल सेल्स की, जैसे बी सेल हुआ, टी सेल हुआ, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जब बॉडी में कभी इन्फेक्शन होता है तो इन सेल्स की संख्या बढ़ जाती है और इन्फेक्शन खत्म होने के साथ साथ इन सेल्स की संख्या भी कम हो जाती है। तो ये सेल्स कैसे कम होती है वापस? अपोप्टोसिस के थ्रू। तो बी सेल और टी सेल का जो नंबर वापस डिक्रीज होता है ये अपोप्टोसिस के थ्रू ही होता है। कोई भी सेल जिसके अंदर डीएनए का डैमेज हो गया हो उस सेल को मार दिया जाता है। तो डीएनए में डैमेज होने पर यदि उसको वापस रिकवर नहीं कर पाए तो उस सेल को अपोप्टोसिस के थ्रू मार दिया जाता है। यदि कोई भी सेल जिसको कि सेल की डिवीजन के लिए माइटोजेंस होते हैं जो सेल डिवीजन को इंड्यूस करते हैं, यदि कोई गलत सिग्नल मिल जाए ऐसी सेल को भी एपोप्टोसिस के थ्रू मार दिया जाता है। देखिए दो घटनाएं होती है, एक होता है अपोप्टोसिस और एक होता है नेक्रोसिस। दोनों के अंदर ही जो रिजल्ट होता है वो होता है सेल डेथ। लेकिन दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है कि यदि अपोप्टोसिस की घटना होगी तो उसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलेगा आपको, कोई स्कार नहीं बनेगा, कोई इन्फ्लामेशन नहीं होगा। अपोप्टोटिक सेल जो होती है उसके अंदर सेल होती है श्रिंक और उसमें जो क्रोमेटिन है वो हो जाता है कंडेंस। क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा और सेल श्रिंक हो जाएगी और उसके बाद में क्रोमेटिन सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर कुछ अपोप्टोटिक बॉडीज बनाएगा, यानी कि इन सेल का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। सेल के अंदर का मैटर बाहर नहीं निकलता, सेल्स की छोटी छोटी वेसिकल्स बनती है जैसे कहते हैं अपोप्टोटिक बॉडीज, और इन अपोप्टोटिक बॉडीज को फेगोसाइटोसिस कर लिया जाता है मैक्रोफेजेस के थ्रू। इस प्रकार ऐसी सेल का कोई भी स्कार नहीं बनता, कोई इन्फ्लामेशन नहीं आता। लेकिन नेक्रोसिस के केस में सेल जो है वो स्वेलअप होती है और उसके बाद में वो लीकी हो जाती है, बस्ट हो जाती है। इस वजह से वहां पर सेल का जो कंटेंट है वो ईसीएम के अंदर फैल जाता है और वो जो सेल का जो लाइसिस है वो इन्फ्लामेशन कॉज करता है। तो दो तरह की घटनाएं, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं। सी एलिगेन की अगर बात करें तो जो अपोप्टोसिस कराने वाला जो एंजाइम है उसे कहते हैं कैस्पेज। सी एलिगेन के केस में यहां पर ये CD3 एंड CD4 अपोप्टोसिस कराएंगे। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझते हैं और एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जो CD3 है ये जब एक्टिवेट होता है तो सेल डेथ कराता है और CD3 को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए CD4। CD4 CD3 को एक्टिवेट करवाता है, उसकी वजह से अपोप्टोसिस होती है। लेकिन इसको इनहिबिट करने वाला है CD9। CD9 इसको इनहिबिट करता है, ये जो साइन है ये इनहिबिशन का है। तो CD9 इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देता है और जो इनहिबिट करता है हम इसको कहते हैं एंटी अपोप्टोटिक। अपोप्टोटिक एंड एंटी अपोप्टोटिक, अपोप्टोसिस करवाने वाला अपोप्टोटिक फैक्टर हो गया और एंटी अपोप्टोटिक जो कि इसको इनहिबिट करता है। लेकिन CD9 का रेगुलेशन भी होता है और CD9 को इनहिबिट करता है EGL1। EGL1 जो है ये CD9 को इनहिबिट करता है। तो अगर CD9 इनहिबिट होगा इसका मतलब CD4 और 3 का कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि सेल की डेथ होगी। कुछ और आसान तरीके से अगर हम समझें इसको तो ये जो CD3 और 4 है इनको मान लो ये है मर्डरर, ये किलर्स हैं, हत्यारे हैं, और ये जो CD9 है ये पुलिस हो गई। पुलिस का काम क्या है? किलिंग को रोकना। तो CD9 CD3 और 4 को रोकता है किलिंग करने के लिए। और ये जो ईगल 1 है ये है डॉन, सुपारी देता है।
डॉन क्या करेगा, ये करेगा CD9 को करेगा भाई तू काम मत कर, रुक जा, उसको ब्राइब कर दे देगा, और उस वजह से क्या होगा, CD3 और 4 काम करेंगे और सेल को सेल डेथ कॉज करेंगे। तो इन केस ऑफ सी एलिगेन के अंदर CD3 और CD4 जो है ये अपोप्टोटिक फैक्टर हैं, कैस्पेसेज है, एंजाइम्स हैं जो कि सेल डेथ को इंड्यूस करते हैं। ऐसी ही कहानी कुछ यहाँ लिखी हुई है, आप इसको रीड कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कैस्पेस की थोड़ी डिटेल। कैस्पेसेज क्या हैं, ये सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टिक एसिड स्पेसिफिक प्रोटीज है। कैस्पेसेज एंजाइम है प्रोटीज टाइप के, यानी कि ये प्रोटीन का डिग्रेडेशन करने वाले एंजाइम है, और इनकी जो एक्टिव साइट है वहां पर एक पेंटापेप्टाइड पाया जाता है जिसे कहते हैं QACRG। ये सीक्वेंस मिलता है इनकी एक्टिव साइट पर। एक्टिव साइट पर सिस्टीन मिलता है, इसीलिए ये सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टिक स्पेसिफिक प्रोटीजेज है। QACRG पेंटा जो पेप्टाइड है ये मिलता है इनकी एक्टिव साइट में, और ये क्लीवेज कहाँ करते हैं, आफ्टर एस्पार्टिक एसिड, यानी किसी प्रोटीन को अगर ये तोड़ते हैं तो जहां पर एस्पार्टिक एसिड लगा हुआ है वहां से आगे इसको ये क्लीव ऑफ कर देते हैं। तो सबस्ट्रेट आफ्टर एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू यहां पर ये क्लीव ऑफ करते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कैस्पेसेज, यानी कि सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टिक एसिड स्पेसिफिक प्रोटीजेज, जिनके अंदर एक्टिव साइट में QACRG पेंटापेप्टाइड पाया जाता है। सीधे इसकी फंक्शनिंग की बात करते हैं। दो तरह के सिग्नल होते हैं एपोप्टोसिस के, एक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक और एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सिग्नल बाहर से आएगा, इंट्रिंसिक सिग्नल जो सेल के अंदर से ही आएगा। कई बार ये दोनों मिलके भी कॉमनली सेल की डेथ कॉज कराते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं, और इन रिसेप्टर के लिए बाइंडिंग के लिए कोई ना कोई लिगेंड होता है। तो ये जो लिगेंड है जो कि अपोप्टोसिस करवाते हैं वो है FASL, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड ट्रेल। इसको ऐसे ही लर्न करना है। ये जब लिगेंड अपने रिसेप्टर से, जिसे कहते हैं डेथ रिसेप्टर DR, डेथ रिसेप्टर ये FAS हो सकता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर 1 हो सकता है, या डेथ रिसेप्टर 5 हो सकता है, ये इससे बाइंडिंग करते हैं। जैसे ही लिगेंड से ये बाइंडिंग होती है तो इनका होता है ट्राइमराइजेशन। लिगेंड और रिसेप्टर की बाइंडिंग से होता है ट्राइमराइजेशन, और इस लिगेंड की जो साइटोसोलिक साइड है यहां पर प्रेजेंट होती है DD डोमेन, डेथ डोमेन। इस डोमेन से एक एडेप्टर मॉलिक्यूल जुड़ता है जिसका नाम है FADD एंड TRADD। इसको ऐसे याद करना है, क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं पे डायरेक्ट आते हैं। तो डेथ डोमेन से एक एडेप्टर जुड़ेगा जो कि इस रिसेप्टर को और प्रो कैस्पेसेज को बाइंड करवाएगा। प्रो कैस्पेसेज का मतलब हुआ कि जो कैस्पेसेज हैं वो हमेशा अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। यदि एक्टिव फॉर्म में होंगे तो सेल को मारते ही रहेंगे, तो इनको रेगुलेट करने के लिए इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो इनसे डेथ जो डोमेन है एडेप्टर की, इनसे जुड़ेगा आपका प्रो कैस्पेसेज 8, और ये इसके अंदर एन टर्मिनल पर क्लीवेज करवाएगा और इसका एक टेट्रामेरिक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसके अंदर 2 लार्ज डोमेन होगी और 2 स्मॉल डोमेन होगी। ये जो कैस्पेसेज है ये इतना बड़ा हुआ है, इसमें ऐसे क्लीवेज कराते हैं तो इसकी 2 बनती है, एक छोटी और एक बड़ी, लार्ज और स्मॉल, और इससे ये टेट्रामेरिक कंडीशन में आता है और ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो 8 है कैस्पेसेज 8, अब ये आगे एक्टिवेट करेगा 367 को, और ये 367 जो है कैस्पेसेज 367 ये अपोप्टोसिस कॉज करते हैं। अपोप्टोसिस का मतलब हुआ सेल को मारना। सेल को मारने का मतलब क्या हुआ, सेल के वे फंक्शंस और उनको करवाने वाले एंजाइम्स या ऑर्गेनेल जो सेल को सर्वाइव कराते हैं उनको डिग्रेड कर दो। जैसे सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल जितने भी फैक्टर्स है उनको डिग्रेड कर दो, न्यूक्लियस को, साइटोस्केलेटन को, इन सबको डिग्रेड कर दो तो सेल की डेथ हो जाएगी। तो कैस्पेसेज 8 जो है वो 367 को ऑन करेंगे और अपोप्टोसिस हो जाएगा। इसके हिसाब से 2 तरह के कैस्पेसेज होते हैं, एक को बोलते हैं इनिशिएटर कैस्पेसेज जैसे कैस्पेसेज 8,
और दूसरे वाले होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूशनर, जो कि एग्जीक्यूशन करवाते हैं। अगर हम बात करें इंट्रिंसिक पाथवे की, तो यहां पर जो सिग्नल आता है वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी किसी भी वजह से यदि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज हो जाए, किसी भी अपोप्टोटिक सिग्नल की वजह से साइटोक्रोम सी रिलीज हो जाए, तो ये अपोप्टोसोम बनाएगा और एक्टिवेट करेगा कैस्पेज 9 को। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इससे पहले करा था कैस्पेज 8, यहां पर 8 ने ऑन करा था से 3, 6, 7 को। इंट्रिंसिक में 9 का एक्टिवेशन होगा और ये 3, 6, 7 को ऑन करेगा। तो क्या कहानी होती है कि जैसे ही साइटोक्रोम सी रिलीज होता है साइटोसोल में, तो साइटोसोल में एक फैक्टर पाया जाता है APF1, इसके अंदर WD40 डोमेन होती है और CARD डोमेन होती है। तो ये CARD डोमेन जो है ये साइटोक्रोम सी को रिक्रूट करती है अपने बीच में, साइटोक्रोम सी, और यहां पर ATP यूज होती है और ये कार्टविल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं अपोप्टोसोम। और ये जो अपोप्टोसोम है ये अब बाइंड करेगा प्रोकैस्पेज 9 से, प्रोकैस्पेज 9 से बाइंड करेगा और प्रोकैस्पेज 9 को अब एक्टिव कैस्पेज 9 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और ये जो 9 है ये एग्जीक्यूशनल कैस्पेज जैसे कि 3, 6, 7 है उनको ऑन करेंगे और अपोप्टोसिस को कंप्लीट करवाएंगे। यहां पर देखिए ये पूरा समराइज है, अगर इसको समझ लेते हैं तो पूरा का पूरा अपोप्टोसिस आपको समझ में आ जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, सारा रेगुलेशन वगैरह इसमें दिया हुआ है। यहां से स्टार्ट करते हैं अपन एक्सट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि यहां पर यदि डेथ लिगेंड आया कोई भी TNF अल्फा या फिर FASL या ट्रिल, तो लिगेंड जो बाइंड करते हैं तो इसका रिसेप्टर जो है डेथ रिसेप्टर, इसका ट्राइमराइजेशन हुआ, एडेप्टर मॉलिक्यूल FADD या TRAD इससे बाइंड हुआ और इसने करा कैस्पेज 8 को, कैस्पेज 8 का एक्टिवेशन हुआ और कैस्पेज 8 ने एक्टिवेशन होते ही 3 को ऑन करा, 3, 6 और 7, और इन 3, 6, 7 ने आगे क्या करा, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज ऑन करा, किनका, लेमिन का, एक्टिन और सेल के जितने भी अदर फैक्टर्स हैं इन सब का इन्होंने करा डिग्रेडेशन और इसकी वजह से अपोप्टोसिस की घटना हुई। अपोप्टोसिस घटना में हमें पहले ही पढ़ा है कि क्रोमेटिन का होता है कंडेंसेशन और सेल हो जाती है श्रिंक और फिर अपोप्टोटिक बॉडीज बनती है और फिर उनको मैक्रोफेज एंगल्फ कर लेती है। एक स्टोरी ये हुई यहां तक की। दूसरी कहानी है कि कई बार एक्सटर्नल सिग्नल और इंटरनल सिग्नल यानी इंट्रिंसिक जो पाथवे है दोनों मिलकर काम करते हैं। उस केस में जो कैस्पेज 8 है वो एक फैक्टर बिड इसका क्लीवेज करता है और इससे बनता है ट्रंकेटेड बिड, टी बिड। ये टी बिड अंदर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के और इसको कर देगा लीकी और यहां से साइटोक्रोम सी रिलीज होगा। जैसे ही साइटोक्रोम सी रिलीज होगा फिर वही स्टोरी चलेगी, APF1 इससे बाइंडिंग होगी, व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनेगी और यहां ये कैस्पेज 9 को ऑन करेगा, कैस्पेज 9 फिर 3, 6, 7 को ऑन करेगा और अपोप्टोसिस की घटना होगी। तो ये सारी स्टोरी हमने अभी पढ़ी थी। जहां पर भी ये साइन लगा हुआ है इसका मतलब इनहिबिशन हो रहा है और अपोप्टोसिस को रोकने के लिए सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, BCL2 एंड BCLXL। ये 2 फैक्टर हैं जो कि अपोप्टोसिस को रोकते हैं, एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर है। उसके अलावा आपको जितने भी नाम मिलते हैं वो सब के सब अपोप्टोसिस को करवाते हैं। देखिए यहां से देखते हैं, यदि एक्सटर्नल इंसल्ट हो गई सेल की, यानी कि रेडिएशन मिल गया इसको या स्ट्रेस कंडीशन में या कोई ड्रग मिल गई और इसकी वजह से DNA का डैमेज हुआ, DNA के डैमेज से ऑन्कोजीन या P53 जीन ऑन हुए और इसने क्या करा, BH3 ओनली प्रोटीन यानी कि नॉक्साप्यूमा या फिर BAX इनको ऑन करा। ये फैक्टर्स हैं जो कि अपोप्टोसिस करवाते हैं। तो बैक या नॉक्साप्यूमा इनको यदि ऑन कर दिया किसी ने तो ये सीधे जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया से फिर ये साइटोक्रोम सी को रिलीज करवाएंगे और साइटोक्रोम सी रिलीज होते ही फिर इंट्रिंसिक पाथवे से कैस्पेज 9 ऑन होगा, 9, 3, 6, 7 को ऑन करेगा और अपोप्टोसिस होगी।
यदि सर्वाइवल सिग्नल मिलता है सेल को, ये अलग बात है, यदि सर्वाइवल सिग्नल मिलता है कि सेल को मारना नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई ग्रोथ फैक्टर जो है वो NF-κB पाथवे को फॉलो करता है और ये बनाता है IAP को, जो कि अपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हैं। और IAP जब ऑन होंगे तो ये क्या करेंगे, जितने भी पाथवे हैं यानी कि कैस्पेज 3, 6, 7 इन सबको ये कर देंगे ऑफ और अपोप्टोसिस ऑफ हो जाएगा। तो ये डायग्राम जो है ये कंप्लीट आपको बताता है कि कैसे अपोप्टोसिस होता है और कैसे हो सकता है। क्वेश्चन के हिसाब से BCL2 और BCL-XL ये दो फैक्टर हैं जो कि एंटी अपोप्टोटिक है, सेल के अंदर अपोप्टोसिस को होने से रोकते हैं। उसके अलावा कोई भी नाम लिखा हो जाए, बिट, बिम, बिक, बैक्स, बैग, नॉक्सा, प्यूमा, स्पाइक, ये बहुत सारे नाम हैं, ये सब के सब अपोप्टोसिस करवाएंगे।